मैंने हमजाद को काबू में कर लिया। अब मैं भी सोचने लगा कि फखर से शहर में सीना तान कर फिरूंगा। मैं भी एक बाइज्जत शहरी कहलाऊंगा। जिंदगी इज्जत से गुजारूंगा। दोस्तों ने फरेब दिया, गरीब समझकर मेरे साथ बुरे सलूक की, मुझ पर तंज किया। उन लोगों से मैं मिलना जुलना छोड़ दूंगा, और सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी तरह अमीर नहीं था। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वो गरीब हैं, और मैं दौलत के ढेर लगा दूंगा। मैं शाहाना जिंदगी बसर करूंगा, फिर देखता हूँ कि कौन मुझ पर तंज करता है, कौन मेरे साथ बुरी तरह पेश आता है, कौन मुझसे मिलना नहीं चाहता। ये सोचकर मैंने रात वाली देजकी निकाली और बकिया गोश्त भी खा लिया। मैं जब अपनी हवेली से निकला तो मेरा सर फखर से ऊंचा था। हर चंद के मेरे जिस्म पर कपड़े फटे पेवंद लगे और मैले थे, मगर मुझे उस वक्त किसी बात का एहसास नहीं था। अरे भाई शेख साहब, तुम तो ईद का चांद हो गए। तुमने हमारे बच्चे क्या पढ़ाने छोड़े कि आप भूले से भी हमारे पास नहीं आए, ना ही उधर फटकते हो। ये आवाज सैयद सिब्ते अहमद की थी, जो मेरे पड़ोसी थे और जिनके बच्चे मुझसे पढ़ने आते थे। वो कह रहे थे, मियाँ तुम तो हवेली में ऐसे बंद हुए कि बाहर निकलते नहीं, आखिर गुजारा किस तरह करोगे? आखिर कब तक हमारी दी हुई रकम जो तुमने जोड़ रखी है तुम्हारे काम आएगी? उनकी बातें सुनकर मेरा जी चाहा कि उन्हें वो खरी खरी सुनाऊं कि सब भूल जाएं। आखिर वो मुझे दिया ही क्या करते थे? कभी महीने या 2 महीने में रुपया या 8 आना, ये भी कोई रकम है? लानत है इस पैसे पर। मैं सख्ती से होंठ बेचते हुए दिल में कह रहा था। उनकी बातें सुनता रहा। मेरी मानो तो नजमा और रफू को फिर पढ़ाना शुरू कर दो। ईद भी अब बस बहुत करीब है, तुम्हारे लिए एक जोड़ा बनवा दूंगा। सैयद साहब ने जैसे हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए कहा। अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने सख्ती से कहा, मुझे आपके बच्चे नहीं पढ़ाने, समझे आप, और ना ही आपका बनाया हुआ जोड़ा पहनना है। वो ईद पर आप खुद ही पहन लीजिएगा। सैयद साहब मेरी बात सुनकर भड़क उठे और बोले, क्या गुस्ताखी अम्मा साहबजादे, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझसे ये कह रहे हो? हम यानी सिब्ते अहमद ईद के दिन जोड़ा पहनेंगे? अरे क्या पोशाक पहनेंगे आप? कौन से कहीं के नवाब हैं आप? मैंने तंजिया हंसी हंसते हुए जवाब दिया। बस बस अब आगे ना बढ़ना, बर्दाश्त की भी हद होती है। अब अगर तुमने कुछ कहा तो। सैयद साहब गुस्से से कांपने लगे। मैं बात को दरगुजर करने के ख्याल से आगे बढ़ गया। मैं अभी गली से कुछ दूर ही चला हूंगा कि मेरे कान खड़े हो गए। ये मिर्जा मुबीन बेग की बैठक थी। मिर्जा साहब गालिबन अपने किसी दोस्त से कह रहे थे, बस यार कमाल ही हो गया। चोर भी अजीब था कि बावर्ची खाने से सिर्फ देजकी चुरा कर ले गया, हालांकि घर में कीमती सामान भी मौजूद था। रात बेगम ने सुबह के लिए गोश्त भून कर रखा था, मगर सुबह जब उन्होंने उठकर देखा तो बावर्ची खाना हस्बे मामूल बंद था, मगर अंदर से हांडी गायब थी। कमाल का चोर था जिसने देजकी ही चुराई, और फिर ये कि बावर्ची खाना भी इस तरह बंद कर गया। फिर मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो घर में दाखिल किस तरह हुआ और फिर चला कैसे गया। क्वार तो अंदर से भी इस तरह बंद थे जिस तरह रात को लगाकर सोए थे। मिर्जा साहब और न जाने क्या क्या कहते रहे, मगर मैं सिर्फ इतना ही सुनकर आगे बढ़ गया, इसलिए कि गली में कोई सामने से दाखिल हो रहा था तो वो देजकी मिर्जा साहब की थी। वाह, ये भी खूब रही। हजरत चोरी करके लाए थे, मैं सोचने लगा, और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हफ्ता भर मैं यूं ही पूरा बदायूं ये समझने लगा कि मुझे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। अब मेरे अहबाब को मेरी जान की भी फिक्र थी कि कहीं कोई दुश्मन या चोर या डाकू मेरी दौलत पर हाथ न डाल दे। मगर अब दफीने के साथ साथ मेरी कुछ पुरस्रार ताकत का भी चर्चा घर घर में फैल गया, जिससे मेरे दोस्तों को ये इत्मीनान हो गया कि कोई चोर या डाकू इस तरफ नजर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। इस एक हफ्ते में बहुत कुछ हुआ था। ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगाकर और ज्यादा पैसे खर्च करके तमाम मलबा हवेली से उठवाया जा चुका था। मेरा ख्याल ये था कि शिकस्ता हवेली की जगह तामीर का काम मुकम्मल हो जाए तो मैं इस हिस्से को खाली करके इधर मुंतकिल हो जाऊंगा, फिर उस हिस्से को भी तुड़वाकर दोबारा बनवा लूंगा। ठेकेदार को मैंने मुंह मांगे पैसे दिए और मेरे हस्बे मंशा तामीर के काम में मसरूफ हो गया। वो रोज कई घंटे मेरे पास बैठता और हवेली की तामीर के बारे में बातें करता। मैंने उससे ये कह रखा था कि चाहे जितना पैसा खर्च हो परवाह नहीं, तामीर ऐसी होनी चाहिए कि बदायूं क्या दूर दूर तक इसकी मिसाल न मिले, बस महल मालूम होना चाहिए। अब मेरा हल्का अहबाब भी वसी होता जा रहा था। मेरे वो दोस्त जो कभी मेरी गुर्बत के सबब मिलना जुलना ना पसंद करते थे, अब बाकायदगी से मेरे पास आने लगे। मैंने शुरू में उन्हें काफ़ी लान तान की, मगर सब ने मुझसे माफ़ी मांग ली और मैंने भी उन सब को वसीउल कल्बी का मुजाहरा करके माफ़ कर दिया। उन सब की ज़ुबानें मेरी तारीफ करते थकती नहीं थी। मैं उन सब के काम आ रहा था। जो भी मुझसे कुछ मांगता मैं इनकार न करता। अब मेरा लिबास और वज़ाकता भी बदल गई थी। नौकरों की फ़ौज मेरी खिदमत में रहती। हवेली के जिस हिस्से में मेरी रिहाइश थी उस वक्त वो भी किसी महल के हिस्से से कम मालूम ना होता, जैसे हवेली की जवानी लौट आई हो। हर जगह ईरानी कालीन बिछे थे जिनके बारे में लोगों ने तरह तरह की क्या सराहियां की कि हजारों की मालियत के तो सिर्फ कालीन है।
दरअसल एक दिन बैठे बैठे सोहराब खान के मुंह से निकल गया कि अगर कमरों में और बाहर बरामदों में फर्श बिछा हुआ हो तो और अच्छा लगेगा। इस पर मैंने कहा कि फर्श तो बहुत मामूली चीज है, हर शख्स अपने यहाँ कालीन बिछाता है, अगर कालीन होते तो और बात होती। इस वक्त मेरे 8-10 मुलाकाती बैठे थे जिनमें शहर कोतवाल भी शामिल था। उसी वक्त मैंने हमजाद को तलब किया और हुक्म दिया कि तमाम पुख्ता हवेली के लिए बेहतरीन आला दर्जे के ईरानी कालीन लेकर आओ। सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे कि मैं किसे हुक्म दे रहा हूँ, जबकि उस वक्त मेरे कमरे में कोई नौकर नहीं था। लेकिन चंद लम्हों बाद सब महवे हैरत रह गए जब उनकी आंखों के सामने अचानक बेहतरीन ईरानी कालीनों का ढेर लग गया। मैंने नौकरों को बुलाकर उसी वक्त हुक्म दिया कि तमाम हवेली में हर कमरे, बरामदे और सीढ़ियों के ऊपर कालीन बिछा दो। हुक्म की देर थी कि वो नौकर सब कालीन वहां से उठाकर ले गए। कुछ नौकर वहीं रह गए ताकि मेरे कमरे में कालीन बिछा सकें। सब लोग कुछ देर के लिए चांदनी से उठ खड़े हुए और देखते ही देखते सारे कमरे में कालीन नजर आने लगे। मैं अपनी जगह कमरे में बैठा था कि कोतवाले शहर अपनी जगह से उठा और मेरे सामने दुजानू होकर बैठ गया और मेरे हाथ चूम लिए। ये उसकी अकीदत का इजहार था। इससे पहले भी छोटे मोटे करतब मैं हमजाद की मदद से उन्हें दिखाता रहता। वो सब लोग मेरे अकीदतमंद हो गए। अब मेरे दोस्त भी, जिनसे मेरी बेतकल्लुफी थी, एहतराम से मेरा नाम लेते और हमेशा मेरे सामने मोहतात और मुअद्दब होकर बैठते। पास पड़ोसी वाले भी अब मेरी इज्जत करने लगे। मैं जब भी हवेली से बाहर निकलता लोग मुझे सलाम करने में पहल करते। उसके अलावा अब लोग मुझसे इसलिए भी खाइफ रहने लगे कि मेरे मुतकदीन में बड़े बड़े अफसरान भी शामिल थे जो अक्सर मेरी हवेली के गिर्द चक्कर काटते। मैं जिधर निकल जाता लोग इज्जत एहतराम से रास्ता छोड़ देते। हर शख्स अब मुझे सिर्फ शेख साहब कहता। करामत नवाब मुझे कोई कहता ही नहीं था, हालांकि मेरा पूरा नाम शेख करामत है। ठेकेदार ने वक्त से कुछ पहले ही तामीर का काम मुकम्मल कर लिया। अब हवेली का एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका था। मैं हवेली के नए हिस्से में मुंतकिल हो गया। मेरे अलावा खानसामा और दूसरे नौकर भी इस हिस्से में आ गए। मेरे तमाम नौकर भी मेरी हर खबरगिरी रखते, इसलिए कि उन्हें कभी मैंने पैसे के सिलसिले में तंग दस्त नहीं होने दिया। जिसने अपनी जो जरूरत बयान की मैंने फौरन पूरी कर दी। इसके अलावा आए दिन मेरी पुरस्रार कुव्वतों के कमाल भी देखते रहते, इसलिए हर वक्त मेरे सामने मुअद्दब और खाइफ रहते। हालांकि मैं भी उनसे तलख कलामी से पेश नहीं आता था। मेरी फयाजी पूरे शहर में मशहूर थी। जो भी जरूरतमंद होता सीधा मेरे पास चला आता और कभी मेरे दरवाजे से खाली हाथ ना लौटता। शहर में जो भी तकरीब होती मुझे उसमें दावत दी जाती, चाहे वो कोई सरकारी तकरीब हो या शहर वालों की तरफ से। शहर में जो भी नया अफसर आता, ख्वाह वो हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज, सबसे पहले मेरी हवेली पर हाजिरी देता। जिस दिन मैं नए तामीर शुदा हिस्से में मुंतकिल हुआ, मैंने अपने अहबाब की दावत की। वो दावत क्या थी? अच्छा खासा जश्न था। तमाम रात हंगामा गर्म रहा। दूर दूर से बड़े बड़े कवाल आए और रात भर में अपनी झोलियां भर के चले गए। मेरे खानसामा ने, जो कभी किसी नवाब की खिदमत में भी रह चुका था, तरह तरह के खाने बनाए। सब ने खानों की बेइंतहा तारीफ की। इस दावत में क्या शहर कोतवाल, क्या कोई बड़े से बड़ा अफसर, क्या छोटा क्या बड़ा, जिसकी मुझसे जरा भी शनासाई थी, सभी मौजूद थे और मेरी दावत ना मंजूर करने की हिम्मत किसमें थी। हवेली खासी बड़ी थी। तकरीबन 500-600 आदमी मेरे यहाँ उस वक्त मदऊ थे। कुछ खाने खास तौर पर मैंने हमजाद से कहकर दूसरे मुल्कों से भी मंगवाए थे, इसलिए मेरी दावत में 3-4 अंग्रेज अफसरान भी शामिल थे जो अब से पहले मुझसे नहीं मिले थे। उन्होंने मेरी तारीफ ही तारीफ सुनी थी। मैंने उनके पास पहुंचकर पूछा कि क्या वो अंग्रेजी खाने पसंद करेंगे। पहले वो झिझकते रहे, फिर बोले कि यहाँ वो खाने कौन तैयार करेगा, रहने दे। मैंने कहा क्या हुआ, मैं लंदन से मंगवा दूंगा। इस पर उनमें से एक हंस पड़ा और बोला, उस वक्त तक तो हम बूढ़े हो चुके होंगे। और वो अभी अपना फिक्रा भी पूरा न कर पाया कि उसके पास बैठे हुए एसपी ने उसका हाथ दबाया और उसके कान में कुछ सरगोशी की। अंग्रेज के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत के आसार उमड़ आए और वो मुझे खाली खाली नजरों से देखने लगा। मैं समझ गया कि एसपी ने उसके कान में क्या कहा होगा, इसलिए कि मैं वाकिफ था कि एसपी मेरा मुरीद है। उसने यही कहा होगा कि ऐसा ना कहें, शेख साहब की नाराजगी का खतरा है। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं कि वो अभी लंदन से ही खाने मंगवा दें। मैं उस अंग्रेज के चेहरे के तासुरात समझ गया। आप मेरे मेहमान हैं, आप फरमाए तो इंशाल्लाह आपकी बात खाली नहीं जाएगी। उसने गर्दन हिला दी। उसी वक्त मैंने आंखें बंद की और हमजाद को तलब करके हुक्म दिया कि लंदन के बेहतरीन खाने फौरन हाजिर करो। बाकी अंग्रेज अफसरान भी हैरत से मुझे देख रहे थे और उन लोगों के देखते ही देखते मैं हमजाद से खाने लेकर उनके सामने चुनने लगा। वो सब खाने देख देख कर हैरत ज़दा थे। खाना बिल्कुल ताज़ा और बेहतरीन बना हुआ था। वो खाना खाने से पहले कुछ झिझके, मगर एसपी के कहने पर खाना शुरू कर दिया। अब जो उन्होंने खाना शुरू किया तो हैरत से उनकी आंखें फैलने लगीं। बर्तन भी लंदन के बेहतरीन होटलों के थे।
जिन पर होटलों का नाम भी लिखा हुआ था। मैं फिर अपनी नशिस्त पर गौ तकिया लगाकर बैठ गया। खाने से फारिग होते ही एसपी के साथ वो सब अंग्रेज मेरे पास आए और अकीदत से मेरे हाथ चूमने लगे, इसलिए कि उनसे पहले एसपी ने उनके सामने मेरे हाथ चूमे थे। उन्होंने भी उसकी तकलीद की। वो मेरे सामने ही दुजानू बैठ गए। चाय या काफी? मेरी बात सुनकर वो चौंक पड़े। उस जमाने में हिंदुस्तान में चाय और काफी का रिवाज नहीं था, लेकिन मैं हमजाद से सब कुछ मालूम कर चुका था कि लंदन और यूरोपीय मुल्कों में किन चीजों का रिवाज है, ताकि मैं उन अंग्रेजों को अपना मुतकिद कर सकूं। उनमें से एक ने कहा चाय। मैंने हमजाद से कहकर गरम गरम चाय मंगवा ली। ये चाय भी लंदन के एक बड़े होटल की थी। वो अंग्रेज अफसरान मुझसे इतने मुतासिर हुए कि चलते चलते मेरे पैरों पर गिरकर उन्हें चूमने लगे, इसलिए कि वो इतने अरसे में मेरे पास बैठकर ये देख चुके थे कि लोग किस तरह अकीदत से मेरे साथ पेश आ रहे थे। हर चंद के मुझे ये कतई अच्छा नहीं लग रहा था, मगर यूं लोगों की दिल आजारी किस तरह करता। मैं मना करता तो वो और जिद करते। और दूसरी सच्ची बात तो ये है कि अब मुझे भी उसमें लुत्फ आने लगा था कि लोग मेरी इस हद तक इज्जत करते थे। मेरी अना से इससे बड़ी तकवीयत पाती। मैं अब अपनी हवेली से बहुत कम बाहर निकलता, बल्कि अक्सर हवेली के उस हिस्से में सारा दिन गुजरता था जो ज़ेरे तमीर था। ठेकेदार को नए नए मशवरे देता रहता था, और जब कोई मिलने वाला या जरूरतमंद आ जाता तो उससे वहीं खड़े खड़े बात करता जाता। चंद ही दिन में यह हिस्सा भी मेरी मर्जी के मुताबिक तामीर हो गया। अब मैंने अपनी तफरीह के लिए एक फटन भी खरीदी थी, जिस पर अक्सर मैं शाम के वक्त सैर के लिए निकलता था। एक ऐसी शाम मैं सैर करके वापस आ रहा था कि मेरी नजर एक झरोके पर पड़ी। मेरी नजरें जैसे वहीं जम कर रह गईं। वो लड़की इतनी ही हसीन थी कि एक नजर उसे देखते ही मुझ में जैसे हलचल सी मच गई। मेरी रगों में खून तेजी से गर्दिश करने लगा। मैंने कोचवान से वापस चलने के लिए कहा, इसलिए कि वो हवेली अब पीछे रह गई थी और वो लड़की अब नजरों से ओझल हो चुकी थी। अब से पहले मैंने अपने अंदर कभी ऐसा जज्बा महसूस नहीं किया था। ये पहला मौका था। मेरे सारे जिस्म में एक अजीब सी सनसनी थी। कुछ देर इस तरह आगे चलते हुए मैंने कोचवान को फिर हवेली चलने को कहा। इस मर्तबा मैं संभल कर बैठ गया। वो अभी तक वहीं खड़ी थी, बड़ी बड़ी नशीली आंखें। सर्वकद मैं सिर्फ इतना ही देख सका, इसलिए कि इस मर्तबा मेरी और उसकी नजरें मिल चुकी थी। वो बड़ी मासूमियत से मेरी तरफ देख रही थी। हवेली पहुंचकर बार बार मुझे उसका ध्यान आता रहा। इसी में रात हो गई। मैं बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी। इस हालत में मुझे अचानक हमजाद की आवाज सुनाई दी। क्या मैं हाजिर हो सकता हूँ? मगर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने कहा। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत बेचैन हो और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। जरूरी नहीं कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो और तुम मुझे ना बुलाओ तो मैं ना आऊं। आखिर मैं तुम्हारा जिस्म लतीफ हूँ। तुम बेचैन होगे तो मुझे किस तरह सुकून मिल सकता है? मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारी बेचैनी और बेकली का क्या सबब है, और मेरे पास इसका इलाज भी मौजूद है। क्या वाकई? मेरे मुंह से निकला। क्या तुम उसे वो मेरे अधूरे जुमले का मकसद समझ गया और बोला, बिल्कुल, मैं उसे अभी तुम्हारी खिदमत में पेश कर सकता हूँ, मगर मेरा मशवरा है कि तुम उस पर अपनी असलियत जाहिर ना करो। दूसरे ये कि उसे मेरे वजूद के बारे में कुछ नहीं बताओगे। मैंने कहा, फिर उससे मैं क्या कहूंगा? ये मैं तुम्हें समझाऊंगा, हमजाद ने कहा। उसके बाद वो मुझे देर तक समझाता रहा। जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो चंद लम्हों के लिए गायब हो गया। अब उसके हाथ में मखसूस वजह के कुछ कपड़े और सामान था। उसने मुझसे ये कपड़े पहनने के लिए कहा। जब वो मैं अजीबोगरीब कपड़े पहन चुका तो उसने सामने रखा हुआ सोने का ताज मेरे सर पर रखा। मैंने आईने में खुद को देखा और हैरत ज़दा रह गया। उस लिबास में तो मेरी शख्सियत यकसर ही बदल गई थी। मैं किसी गुजरे जमाने का शहजादा लग रहा था। मैं उस वक्त खुद में गुम होकर रह गया। उसी वक्त मैं हमजाद की बात सुनकर चौंक पड़ा। वो कह रहा था मैं उसे लेने जा रहा हूँ। वो एक मर्तबा फिर गायब हो गया और मैं सोच रहा था कि कितनी अजीब बात है कि मैं अब तक जिस लड़की से के नाम से भी वाकिफ नहीं हूँ और अब वो मेरी आगोश में होगी। मैं कितना खुश नसीब हूँ। हाँ, तुम खुश नसीब हो। वो देखो तुम्हारे बिस्तर पर कौन है। ये हमजाद की आवाज़ थी जिसने मुझे तस्वुरात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में खींच लिया। मैं उस वक्त कमरे में उस बेचैनी से टहल रहा था और जिस वक्त हमजाद मुझसे मुखातिब हुआ मेरी पुश्त बिस्तर की तरफ थी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर अचानक मुड़ा और उस हुस्ने ख्वाबीदा को देखता रह गया। वो शाम से भी ज्यादा हसीन लग रही थी। तुम जा सकते हो, मैंने हमजाद से कहा और बिस्तर की तरफ बढ़ गया। मेरी बिस्तर पर वो सरापा क़यामत लेती हुई गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके नरम नरम काले बाल उसके चेहरे के चारों तरफ बिखरे हुए थे। मेरा जहन कोई हसीन तशबीह तलाश करना चाहता था। मैं फरते जज्बात से उस पर झुक गया। मेरी गरम गरम सांसों की तपश से उसकी नींद उचाट हो गई और उसने आंखें खोल दी।
मुझे अपने ऊपर झुका हुआ देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मुझे लगा जैसे वो चीखना चाहती हो, मगर खौफ के मारे उसकी कुव्वते गोयाई छिन चुकी थी। मैं उसकी ये हालत देखकर सीधा हो गया और बारोब आवाज में बोला, खुश नसीब हो तुम कि हमने तुम्हारा इंतखाब किया। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए। तुम इस वक्त हमारे हुजूर में हो। मगर तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? वो पहली मर्तबा बोली। उसकी आवाज में कपकपाहट थी। ए अर्जी हूर, तुम्हें सब कुछ बता देंगे, सब कुछ, मैंने कहा। और उसके बाद वो सब कुछ कह दिया जिसका मशवरा हमजाद ने मुझे दिया था, इसलिए कि ये इसी तरह मुमकिन था कि मेरी असल शख्सियत छुपी रह सके और हमजाद के बारे में किसी को इल्म ना हो। मैं कमरे में टहल रहा था और एक फर्जी कहानी उस लड़की को सुना रहा था, फर्जी और अजीबो गरीब कहानी। मैं कह रहा था कि ये मेरी दुनिया है, मेरी अपनी दुनिया। मैं यहाँ सदियों से आबाद हूँ। मैं इस दुनिया का अकेला फर्द हूँ। मैं ही इसका खालिक और मैं इसकी मखलूक हूँ। ये दुनिया तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ है। कुछ दिन से मुझ पर मेरी तन्हाइयाँ गिरां होने लगीं और मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी दुनिया से बाहर निकल कर देखूं। शायद मेरी दुनिया की तरह कोई और दुनिया भी इस कायनात में हो। तो मुझे मेरी लामहदूद और पुरस्रार ताकतों ने बताया कि मैं जिस दुनिया का फर्द हूँ उसके चारों तरफ एक वसी और अरीज दुनिया आबाद है, और वो दुनिया तुम्हारी दुनिया थी। मेरी दुनिया की ऊपर ही सतह पर करोड़ों अरबों मजबूर लाचार अफराद मौजूद हैं। मैं अपनी दुनिया के हिसार तोड़कर बाहर निकला। मैंने वहां देखा कि उस पर मुझसे मिलती जुलती एक और मखलूक आबाद है, जिसे तुम्हारी दुनिया वाले औरत कहते हैं। मुझे औरत बेइंतहा पसंद आई। फिर मैंने एक तवील अरसे तुम्हारी दुनिया का सफर किया। मुझे तुम्हारी दुनिया की सबसे हसीन औरत की तलाश थी और मैंने उसे ढूंढ लिया। वो तुम हो। ये कहकर मैं उसके बराबर बिस्तर पर बैठ गया। वो लड़की हैरत से मेरे लिबास और पूरे मौजूदा माहौल को देख रही थी। मुझे उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात नजर आए जैसे उसे मेरी बातें मानने में कुछ तामुल हो। मुझे उसके चेहरे पर उलझन के आसार दिखाई दिए। वैसे शायद वो हालात को समझ नहीं पा रही थी। मैंने ये महसूस करके बोलना शुरू किया, तुम्हें शायद मेरी बातें सुनकर यकीन नहीं आया। अगर वाकई ऐसा है तो सोचो कि तुम किस तरह यहाँ पहुंच गई। मैं चंद में रुका वो खामोश थी। तुम अभी पूरी तरह मेरी कुव्वत से आगाह नहीं हो, मगर रफ्ता रफ्ता सब कुछ जान लोगी। तुम्हारे लिए फिलहाल यही जानना काफी है कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें अब तुम्हारी दुनिया का कोई फानी इंसान हाथ नहीं लगा सकता। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें हर तरह से खुश रखा जाएगा। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, बल्कि हम तुम्हें इस बात का इख्तियार देते हैं कि तुम मेरी दुनिया में रहना चाहो तो हमेशा रहो, या फिर हमारे साथ रात गुजारने के बाद अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। हम तुम्हें वापस भी भेज सकते हैं, हमारे इख्तियार में है। क्या कहती है बोलो। मगर मेरी तो शादी तय हो चुकी है। यही नहीं बल्कि मंगनी की रस्म भी अदा की जा चुकी है। मैं अब किस तरह। मैं उसकी बात काटकर बोला, वो सब कुछ भूल जाओ। अब तुम मेरी हो। तुम अब अपनी दुनिया के किसी भी इंसान की नहीं हो सकती। अगर किसी ने हमारी अमानत में खयानत करने की जसारत की तो हम उसे जलाकर खाक कर देंगे। मैंने सख्त लहजे में कहा, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे। मैं कह रहा था, पहले कुछ झिझकी शर्माई, मगर मेरी मुसलसल दस्त दराजियों ने आखिर उसे बेबस कर दिया। उससे पहले मैंने सिर्फ औरत के बारे में सुना था। आज वो सब कुछ देख भी रहा हूं और मुझे अपने आप पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। और चंद लम्हों में जज्बात की ऐसी तेज रो चली कि मुझे अपने तन बदन का होश न रहा। लड़की के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो मेरी वजह से मुतासिर है। मैंने उसके दिल में जगह बना ली थी। जो कुछ भी हुआ था उसमें लड़की ने किसी जबर का तासुर नहीं दिया। उसका इतनी जल्दी मुझसे मुतासिर होना हैरत अंगेज बात थी, लेकिन शायद इसमें भी मेरे पुरस्रार हमजाद की पुरस्रार ताकत कार फरमा थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने शर्मा कर दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। मुझे उसकी ये अदा पसंद आई। मैंने उसकी कलाइयां पकड़कर चेहरे से हटाते हुए कहा, अब शर्माने से क्या हासिल, आप बड़े शरीर हैं। वो बोली, क्या अब हमें आप हमारे घर पहुंचा देंगे। मैंने कहा, अभी तो रात बाकी है, क्यों नहीं पहुंचाऊंगा। सुबह होने के बाद मैं अपने कमरे से निकला और सामने बने हुए हमाम में गुस्ल किया, इसलिए कि जानता था कि नापाकी की हालत में हमजाद को तलब नहीं कर सकता। ये मेरे और उसके दरमियान मुआहिदा तय हुआ था। मैं गुस्ल करके फिर अपने कमरे में आ गया। वो अब भी तैयार बैठी थी। मैंने हमजाद को तलब किया और कहा, इन्हें इनके घर छोड़ाओ। फिर लड़की से बोला, आंखें बंद करो। उसने जैसे ही आंखें बंद की, हमजाद ने उसे उठा लिया और कमरे से गायब हो गया। उसके बाद मैं दिन चढ़े तक सोता रहा। जागते ही मैंने सबसे पहले हमजाद को तलब किया और पूछा, मेरी जिंदगी की खबर लाओ, कैसी है और क्या कर रही है। मुझे उसके बारे में एक एक इत्तला पहुंचाते रहो। हमजाद चला गया और कुछ देर बाद आकर उसने बताया कि वो अभी अभी सोकर उठी है और इस वक्त अपनी माँ से बात कर रही थी क्या वो शादी नहीं करेगी। उसकी माँ ने उसे लाख डांटा डपटा, मगर वो अपनी बात से नहीं फिरी। फिर कुछ देर बाद हमजाद ने बताया कि एक मौलाना को बुलाया गया
जिन्होंने एक तावीज दिया है जिसे उसके गले में डाल दिया गया है। इस तरह शाम तक हमजाद उसके बारे में इतलात लाता रहा। शाम के वक्त उसने बताया कि उसने अपने गले में बेले के हार डाल लिए हैं। जब उसकी मां ने उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि क्या खबर आज रात भी बुलाया जाए। कल रात भर मैं उन्हीं के पास रही हूँ, मैं उन्हीं की मनकूहा हूँ। इस बात पर मां ने उसे बहुत समझाया कि क्या बहकी बहकी बातें कर रही है। मैं आज तेरे साथ सोऊंगी, देखूं तुझे वो कैसे ले जाता है। और फिर रात हो गई, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने कल रात जिंदगी का जो लुत्फ उठाया था उसके सामने तो तमाम दुनिया की आसाइशें और लज्जतें बस बेकार नजर आ रही थी। जैसे ही रात के 12 बजे मैंने हमजाद को उसे लाने के लिए भेज दिया। उसका नाम रजिया था। मैंने हमजाद से पूछ लिया था, वो आज भी कल ही की तरह सोई हुई थी, मगर आज उसके होंठों पर एक अजीज मस्तकुन मुस्कुराहट थी, जैसे कोई बहुत हसीन ख्वाब देख रही हो। मैंने हमजाद को रुखसत किया और कल की तरह आज भी उसे बेदार किया। उसने जागते ही मेरे गले में बाहें डाल दी और बोली, ख्वाब में भी तुम थे और अब आंख खोली है तो तुम ही नजर आ रहे हो। उस रात भी मैं उसके साथ रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर मैंने उसे हमजाद के सपुर्द कर दिया। आज भी मैं हमजाद को बुलाने से पहले गुस्ल करना नहीं भूला था। दूसरे दिन मुझे हमजाद से मालूम हुआ कि उसे के घर में हंगामा हो गया है। हुआ ये कि रात सोते में उसकी माँ की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी गायब है। उसने तमाम घर सर पर उठा लिया। रजिया का कहीं पता नहीं था। वो लोग रात भर जागते रहे कि सुबह होगी तो रजिया को तलाश किया जाएगा। इसलिए उन्हें रजिया की इन बातों पर यकीन नहीं था कि वो रात किसी और दुनिया में थी, जिसका खालिक उस पर आशिक हो गया है। इन बातों का उन्होंने रजिया के पागलपन पर महमूल किया। रजिया की खाला कुछ समझदार थी। उन्होंने रजिया से ये भी कहा था कि अगर तुझे वो लड़का पसंद नहीं, जहां तेरी बात पक्की हुई है, तो हम मंगनी तोड़कर तेरी शादी दूसरी जगह कर देंगे। लेकिन रजिया इसी बात पर अड़ी थी कि अब उसकी शादी किसी इंसान के साथ नहीं हो सकती। सुबह के वक्त रजिया की माँ की आंख लग गई तो उस वक्त हमजाद उसे घर छोड़ाया। जब रजिया की माँ उठी तो रजिया को अपने हमरा सोता देखकर हैरत ज़दा रह गई। उन्होंने रजिया को फौरन जगाया और पूछा कि वो रात कहाँ गई थी और किस तरह, और फिर वापस कैसे आ गई, जबकि अंदर से हवेली का फाटक बंद था। रजिया का एक ही जवाब था। नतीजा ये कि उसे मौलवियों को दिखाया गया, मगर लाहासिल आखिर बात यहाँ तक पहुंची कि उसके ससुराल वालों को ये खबर हो गई कि लड़की शादी से इनकार कर रही है और उस पर कोई जिन आशिक है। वहां से फौरन मंगनी टूट गई। इसके अलावा तमाम रिश्तेदारों में ये बात फैल गई कि अब कोई रजिया की माँ को रिश्ता देने पर आमादा नहीं था। रजिया हर रात मेरे पास होती थी। जाहिर है कि उसका कुछ न कुछ अंजाम तो होना था। रजिया का पांव भारी हो गया। अब मैंने रजिया को बुलाने में नागा करना शुरू कर दिया और मेरी हालत ये थी कि औरत का ऐसा आदी हुआ कि बगैर उसके चैन ही न पड़ता था। आखिर मजबूर होकर मैंने हमसाद से कहा कि किसी और लड़की को लाओ। रजिया का आना मेरे पास बंद हो गया। उसके बाद मैंने उसकी कोई इतला भी नहीं पूछी। मैं एक और लज्जत में गुम था। ये खुर्शीद थी, लेकिन उसके साथ भी कुछ दिन वही हादसा हुआ जो उससे पहले रजिया के साथ हो चुका था। तंग आकर मैंने हमजाद से कहा, मुझे हर रात नया जिस्म चाहिए। नतीजा ये कि अब तकरीबन हर रात मेरी आगोश में एक से एक हसीन जिस्म होता। मैं हर लड़की की मन घड़त कहानी सुनाता कि मैं एक और ही दुनिया का फर्द हूँ, और कुछ पसोपेश के बाद वो मेरी बातों पर यकीन कर लेती। यहाँ तक कि ये वादा भी कर लेती कि सिवाय मेरे अब वो किसी से शादी नहीं करेगी। उनके जिस्म का सारा सुख सिर्फ मेरे लिए होगा, मगर मैं उनके साथ सिर्फ एक रात गुजार कर उन्हें हमेशा के लिए भुला देता। मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका था कि मुझ में लड़कियों के लिए बेपनाह कशिश है। मैं ना सिर्फ उन्हें अपने खूबसूरत रंग और रूप से मुतासिर करता हूँ, बल्कि उन्हें भरपूर तपाक भी देता हूँ। रफ्ता रफ्ता ये बात सारे शहर में फैल गई कि कई लड़कियां हामला हो चुकी थीं। ये इसरार किसी की समझ में ना आता। बात पुलिस तक पहुंच गई और तमाम लड़कियां एक ही आदमी का हुलिया बताती थीं और उस पर बाजिद होती कि वो उस दुनिया का इंसान ही नहीं, और ये कि वो उसके निकाह कर चुकी हैं और किसी से शादी नहीं करेंगी। मैंने ये हालात देखकर हमसाद से कहा कि जरूरी नहीं कि तुम शहर की लड़कियां लाओ, दूसरे शहर भी तो हैं। और उसी रात हमजाद मीरठ के नवाब साहब की नौखेज लड़की उठा लाया और खिलाफे तवक्को ये लड़की मुझे बेइंतहा पसंद आई। हालांकि उसने मेरे साथ कतई इश्तराक नहीं किया। सुबह होने से पहले मैंने उसे वापस कर दिया, लेकिन सुबह उठते ही उसने हंगामा कर दिया। उसने अपनी माँ को वो सब कुछ बता दिया जो रात को हुआ था। नवाब साहब के कानों में ये बात पड़ी और वो गुस्से में लाल हो गए, मगर मामला इस नौयत का ना था कि समझ से बाहर था। फौरन नवाब साहब किसी खास तबीब तलब करने चले गए, जिन्होंने तस्दीक की लड़की सच कहती है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की गई है। मौलवियों और आमिलों को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि ये काम किसी आमिल का है जो गुनाह के रास्ते पर पड़ गया है। अब आमिल का पता किस तरह चले। इस तमाम हंगामे में रात हो गई।
मैंने रात होते ही हमजाद से कहा कि उसे आज फिर लाओ, मगर कुछ देर बाद हमजाद वापस खाली हाथ आ गया और बोला कि आमिलों ने उसके गिर्द हिसार खींच रखा है जिसमें मैं दाखिल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की लाई देता हूँ, आज रात उससे काम चलाओ। हमजाद मेरे लिए एक और हसीन लड़की लेकर आया। मुझे रह रहकर नरगिस की याद सताती रही। नरगिस जो मेरठ के नवाब साहब की लड़की थी और जिसके गिर्द आज हिसार खींचा गया था। सुबह नरगिस से पूछा गया कि क्या रात भर तुम्हें किसी ने बुलाया? उसने बताया कि हाँ, रात भी वो आए थे, मगर वो मेरे करीब नहीं आए, मुझे दूर से बुलाते रहे। मैंने उठना चाहा मगर नामालूम कि मैं उठ क्यों ना सकी। नवाब साहब भी मौजूद थे, आमिल और हकीम भी। नवाब साहब बोले, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। आखिर हम कब तक रात रात भर जाकर इसकी हिफाजत करते रहेंगे? कब तक इसे हिसार में कैद रखेंगे? क्या किसी तरह आप लोग ये मालूम नहीं कर सकते कि वो कौन मरदूद आमिल है? तमाम आमिलों और हकीमों को नवाब साहब की बात सुनकर सांप सूंघ गया, मगर अचानक बड़े हकीम साहब ने इस खामोशी को तोड़ा। ये मालूम किया जा सकता है कि वो आमिल कहाँ है, फिर आसानी से उसके बारे में तहकीक हो सकती है। पहले ये मालूम हो जाए कि वो किस शहर में है, मगर उसके लिए एक मर्तबा फिर नरगिस को वहां जाना पड़ेगा। हकीम साहब, आप क्या कह रहे हैं? नवाब साहब चीख कर बोले, क्या मैं खुद जानते बूझते अपनी बेटी की इस्मत का सौदा कर दूं? क्या आप मुझे इतना बेनज़मीर समझते हैं? हकीम साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, मेरा मतलब ये नहीं था नवाब साहब, मैं तो उस लानती की निशानदेही करना चाहता था। बहरहाल उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। नवाब साहब ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और नरमी से बोले, मुझे अपने लहजे पर अफसोस है, मगर मैं इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं हूँ हकीम साहब। काश वो मलून मुझे मिल सकता। नवाब साहब फिर जज्बाती हो रहे थे। बड़े हकीम साहब उनके खानदानी तबीब थे, इसलिए नवाब साहब उनकी इज्जत करते थे। कुछ देर बाद नवाब साहब ने फिर हकीम साहब को मुखातिब किया, आपके जहन में क्या कोई ऐसी तरकीब थी जिससे उस नामालूम आमिल की निशानदेही की जा सके? हकीम साहब ने कहा, जी हाँ, इसीलिए मैंने अर्ज किया था। मैं चाहता हूँ आज रात, सिर्फ आज रात, आमिल हजरात अपना हिसार नरगिस की तरफ से हटा लें। इंशाल्लाह कल सुबह तक मैं आपको कोई अच्छी खबर सुनाऊंगा। काफी देर बहसो तकरार के बाद ये बात तय हो गई कि आज रात नरगिस के गिर्द हिसार नहीं रहेगा। मुझे एक एक बात की इतला हमजाद ने बताई थी। उधर रात के 12 बजे मैंने हमजाद से बेसब्री से कहा, उसे लाओ जल्दी। चंद ही लम्हों बाद नरगिस मेरे पास थी। सुबह से पहले पहले मैंने उसे रुखसत करने के लिए गुस्ल किया और अपने कमरे में आ गया। मुझे देखकर वो बोली, क्या आप हमें अपने शहर की कोई चीज नहीं खिलाएंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, और फिर फौरन ही हमजाद से पेड़े लाने को कहा। पेड़े आ गए, कुछ उसने खाए और कुछ मैंने खाए, और फिर बोली, अच्छा अब हमें पहुंचा दीजिए। मैंने हमजाद को उसे पहुंचाने के लिए कहा। उनके जाते ही मैं सो गया। दोपहर के करीब मैं उठा तो हमजाद के जरिए नरगिस की इत्तला मिली। वहां से अजीब ही खबरें आईं। उसके गिर्द हिसार फिर खींच दिया गया। बड़े हकीम साहब नरगिस को देखने आ रहे थे। उन्होंने नरगिस से कहा, तुम वहां से क्या लाई? और नरगिस ने उनके सामने पेड़ा रख दिया। अच्छा, नकीम साहब ने सर हिलाया। उसी वक्त नवाब साहब भी मौजूद थे। वो बोले, क्या हुआ हकीम साहब? वो शख्स बदायूं में है, हकीम साहब ने पुरस्कून लहजे में कहा। नवाब साहब तकरीबन उछल कर बोले, क्या? जी हाँ, तस्दीक कर लीजिए, ये पेड़े बदायूं के हैं। ऐसे पेड़े पूरे हिंदुस्तान में कहीं और नहीं बनते। हकीम साहब ने नवाब साहब की तरफ देखकर कहा, आपने तो कमाल कर दिया, जो काम आमिल न कर सके वो आपने कर दिया। नवाब साहब इंतहाई ममनूनियत से बोले। फिर उसके बाद उन्होंने फौरन चंद आमिलों और कुछ खास आदमियों को बदायूं रवाना कर दिया कि वहां जाकर पता लगाएं कि क्या वहां कोई आमिल है। ये जानकर मैं कुछ फिक्रमंद हुआ कि उन्हें मेरे बारे में इल्म हो चुका है। मुझे हवस ने इतना अंधा कर दिया था कि सब कुछ जानते बूझते भी मैंने मोहतात रवैया इख्तियार न किया। शायद उसकी वजह यह है कि मुझे खुद पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही घमंड हो गया था। मैं समझता था कि मैं जब चाहूँ और जो चाहूँ, जो कुछ चाहूँ कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे कब्जे में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए मैं सब कुछ खामोशी से देखता रहा कि जब चाहूँगा हालात अपने हक में कर लूँगा। वो लोग उसी दिन बदायूं पहुँच गए। बदायूं पहुंचकर बहुत जल्द उन्हें मालूम हो गया कि यहाँ शेख करामत के नाम से कोई बड़ा आमिल और नहीं, शेख करामत ही सबसे बड़ा आमिल है। शेख करामत के बारे में उन्हें एक एक बात मालूम हो गई। वो तमाम तहकीक करके वापस चले गए। नवाब साहब ने फौरन बात आला अफसरान को बता दी, जिन्होंने बदायूं के अफसरान को हुक्म दिया कि मुझे गिरफ्तार कर लें और तहकीक करें कि क्या मामला है। मगर जाहिर है कि मुझ पर हाथ डालना आसान काम तो नहीं था। बदायूं में सभी मेरे मुतकिद थे। उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि उन्हें यकीन है मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है। फिर भी आला अफसरान को खुश करने और खानापुरी करने के लिए उन्होंने मेरी हवेली के इर्द गिर्द पुलिस का पहरा लगा दिया
कि कोई लड़की आती जाती तो नहीं, जाहिर है कि दरवाजों से होकर तो कोई लड़की भी नहीं आती जाती, फिर पुलिस कैसे देख सकती थी। बाकी पुलिस के पहरे के लिए अफसरान ने मुझसे बहाना किया कि हमने आपकी हिफाजत के लिए ऐसा किया है, लेकिन मैं जो सब कुछ जानता था फौरन बोला, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझसे कुछ छुपाओ मत। उसके बाद मैंने जो कुछ मालूम था वो सब उन्हें बता दिया। हमजाद ने जो जो कुछ मुझे बताया था। मेरी बात सुनकर एसपी और अंग्रेज अफसरान बहुत मरूब हुए और फौरन पहरा हटाने के अहकामात जारी कर दिए और अफसरान को इत्तला कर दी कि उन्होंने मेरे ऊपर से पहरा हटा दिया है, इसलिए कि वो हर बात की तस्दीक कर चुके हैं। अफसरान ने फिर तंबीह की और कहा कि हम खुद तहकीक के लिए कमीशन भेज रहे हैं, इसलिए कि ये मामला मेरठ के नवाब साहब का है, जिन्हें अंग्रेज सरकार हर सूरत खुश रखना चाहती है। ये कमीशन बदायूं पहुंचकर खुफिया तहकीकात करेगी। उधर नवाब साहब ने आमिलों से भी मशवरा किया कि इस सिलसिले में क्या किया जाए। आमिलों ने नवाब साहब को बताया, हमारा इल्म कहता है कि उसके कब्जे में उसका हमजाद है, जिसके जरिए वो तमाम ऐसे काम कर लेता है। उसे हमजाद के होते हुए मारने की कोशिश करें, इसलिए कि अकेला हमजाद सैकड़ों हजारों के लिए काफी है। एक सूरत है उसे मारने की, उसे ऐसे वक्त कत्ल किया जाए जब उसका हमजाद उसके पास ना हो, और ये एक ही वक्त हो सकता है, यानी जिस वक्त वो नापाक हो। नापाकी की सूरत में वो अपनी मदद के लिए हमजाद को नहीं बुला सकता, इसलिए कि कोई भी हमजाद नापाकी की हालत में कभी अपने आमिल के पास नहीं जाता, चाहे आमिल उसे कितनी ही बार बुलाता रहे। नवाब साहब को ये तजवीज पसंद आई। वो बोले, वो खबीस अपनी आदात का गुलाम मालूम होता है, यकीनन वो रोज ही किसी न किसी मासूम लड़की की जिंदगी तबाह करता होगा, इसलिए ऐसे ही वक्त उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया जाए। नवाब साहब की इस बात पर आमिलों ने भी इत्तफाक किया। नवाब साहब ने उसी वक्त अपने पाले हुए गुंडों को तलब किया और उनके सुपुर्द ये काम किया कि बदायूं जाकर मुझे कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त जब मैं किसी लड़की के साथ अपनी हवस की प्यास बुझाने में मसरूफ हूँ। वो गुंडे तादाद में 15-20 थे, खासे सेहतमंद और तंदुरुस्त जिस्म के मालिक। तय ये हुआ कि कल सुबह ये लोग चंद आमिलों के हमरा, जिन्होंने मेरी हवेली देखी थी, बदायूं रवाना हो जाएंगे और कल रात ही मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। आदमी ख्वाह कितना ही बहादुर और निडर हो, लेकिन जब उसके इल्म में ये बात आ जाए कि उसके कत्ल की तैयारियां हो रही हैं, तो वो कुछ फिक्रमंद जरूर होता है। इस सिलसिले में उलझन जरूर होती, लेकिन हमजाद की मौजूदगी में खतरा बहरहाल नहीं था। मैं हमजाद की तमाम पुरस्रार कुव्वतों से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ था, जिनके सामने नवाब साहब के गुंडे तो क्या बड़ी बड़ी ताकतें सरनिगू होती थीं। यही सब सोचकर मैंने फैसला किया कि नवाब साहब के गुंडे बदायूं आ जाएं तो उन्हें मजा चखाऊं। मैं बेचैनी से उनकी आमद का मुंतजिर था। मुझे इल्म था कि अभी मेरे कातिल बदायूं में दाखिल नहीं हुए थे। मैं अभी इन्हीं ख्यालों में उलझा था कि मेरे नौकर ने इतला दी कि कोतवाले शहर और चंद दीगर अफसरान मुझसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। मैंने उन्हें अंदर ही भेजा। वो लोग आए तो मैंने देखा कि उनके हमरा पुलिस वालों की खासी तादाद है और कुछ पुलिस वाले कमरे के बाहर ठहर गए। एसपी उन्हीं के साथ था। मैंने देखा कि उनके हमरा कुछ अजनबी चेहरे थे। ये एक अंग्रेज था। एसपी और कोतवाल शहर के चेहरों से फिक्रमंदी का इजहार हो रहा था। आखिर एसपी ने खामोशी तोड़ी। शेख साहब, इनसे मिलिए, आप आज ही दारुल हुकूमत से तशरीफ लाए हैं। एसपी ने अजनबी अंग्रेज की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने उसकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मिस्टर माइकल, आप इस तहकीकाती कमीशन के एक मेंबर हैं, जो आपके बारे में छानबीन के लिए दारुल हुकूमत से यहाँ भेजा गया है। मैंने माइकल की तरफ देखा। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। माइकल ने चंद ही लम्हों में घबराकर नजरें नीची कर लीं। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर माइकल, मैंने कहा। मैं आपको लेने आया हूँ। हमारा चीफ जॉन विलियम आपकी गिरफ्तारी का ऑर्डर लाया है। माइकल पहली मर्तबा बोला। मैंने देखा उसकी निगाहें झुकी थीं। गालिबन मुझसे कुछ मरूब था। मुमकिन है एसपी कोतवाल शहर ने उसे मेरे बारे में कुछ बताया हो। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और हमजाद का तस्वुर किया। वो फौरन हाजिर हो गया। उसके आते ही मैंने हुक्म दिया, जिसे बकिया तमाम लोग भी सुन रहे थे और हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, जबकि उनके मुताबिक मेरे सिवा कमरे में और कोई वजूद नहीं था। उसके बारे में तमाम मामलात हमें इसी वक्त चाहिए। हमजाद मेरा हुक्म सुनकर चला गया और चंद लम्हों वापस आकर मुझे बताने लगा। जॉन विलियम उस तहकीकाती कमीशन का सरबराह है जो नवाब की शिकायत पर अंग्रेज सरकार ने यहाँ भेजा है। वो निहायत सख्त गिर और आम अंग्रेजों के बरखिलाफ तोहम परस्त नहीं। उसने यहाँ आते ही सबसे पहला काम ये किया कि आपकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। एसपी वगैरह ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो बाज ना आया। वो बहुत जिद्दी और अक्खड़ किस्म का आदमी है।
वो कतई किसी पुरस्कार ताकत पर यकीन नहीं रखता। ये शख्स अंग्रेजी सरकार में एक बड़े ओहदे पर फायज है और वायसराय के करीबी अजीजों में से है, इसलिए अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, जो चाहता है करता है। अंग्रेज सरकार नवाब को हर हाल में खुश रखना चाहती है, इसलिए उनकी शिकायत पर फौरी कार्रवाई अमल में आई है। जॉन विलियम के साथ माइकल के अलावा 2 मेंबरान हैं जिनके नाम पीटर और स्मिथ हैं। जॉन विलियम के सामने उन लोगों की कुछ ज्यादा हैसियत नहीं। जॉन विलियम को छोड़कर सब तोहम परस्त हैं। हमजाद ने तफसील से सब कुछ बता दिया और मेरे किसी दूसरे हुक्म का इंतजार करने लगा। मैंने हाथ के इशारे से उसको रुखसत कर दिया। हमजाद ने जो इतला दी थी उन्हें सिवाय मेरे सब बेखबर थे, इसलिए कि हमजाद की आवाज़ सिर्फ मैं ही सुन सकता था। एसपी और दूसरे अफसरान मेरे तरफ खामोशी से देख रहे थे। उन्हें हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह सकें। मेरा चेहरा उस वक्त गुस्से से सुर्ख हो गया। आखिर मैंने कहा, जॉन विलियम को गालिबन इस बात पर फख्र है कि वो वायसराय का करीबी अजीज है। बाखुदा मैं उसे वो सबक दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे तुम लोगों की नौकरियां अजीज हैं। अगर मैं तुम्हारे हमरा ना चला तो या तो तुम मुझे नहीं ले जा सकते, तो वो खबीस तुम सबको मुअत्तल कर देगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मेरी बात सुनकर एसपी की आंखें फरत अकीदत से भीग गईं और उसने आगे बढ़कर हाथ चूमते हुए कहा, सरकार हम मजबूर हैं, बेबस हैं। आप हुक्म फरमाएं तो मैं अभी ये जलील नौकरी छोड़ दूंगा जिसकी वजह से मैं अपने मुर्शिद को गिरफ्तार करने आया हूँ। सरकार मुझे हुक्म दीजिए। मैंने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, और माइकल की तरफ देखा जो अब किसी कदर सहमा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके इल्म में था कि जॉन विलियम वायसराय का करीबी अजीज है और वो बात बहुत कम लोग जानते थे। वो मेरी पुरस्कार ताकत से मरूब नजर आया। अब मैंने उसे मुखातिब किया, माइकल मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो। तुम ही क्या, उसके सामने पीटर और स्मिथ भी बेबस हैं, हालांकि वो दोनों जॉन विलियम की तरह खबीस नहीं हैं। मेरी ये बातें सुनकर माइकल की आंखें हैरत से फैल गईं। वो मेरी जुबान से पीटर और स्मिथ का नाम सुनकर हैरत ज़दा था। मैंने लोहा गर्म देकर एक और ज़रब लगाई। मुझसे कोई छुपा नहीं हुआ। मैं तुम सब के अंदर झांकने की सलाहियत रखता हूँ। तुम्हारा माजी और हाल मुस्तकबिल सब मेरे सामने खुली किताब की तरह है। उसके बाद मैं उन सब लोगों के हमरा अपनी हवेली से निकला। वो सब दस्त बदस्ता मौदब मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। उनमें माइकल भी था। कोतवाली करीब ही था। हम सब बहुत जल्द कोतवाली तक पहुंच गए। रास्ते में लोगों ने इस जुलूस को हैरत से देखा। देखने वाले ये ना समझ पाए कि माजरा क्या है, इसलिए कि मैं उन सब के आगे आगे इस तरह चल रहा था जैसे वो मेरे मातहत हों, और उन सब का अंदाज भी ऐसा था जैसे वो किसी काबिल एहतराम शख्सियत के साथ अदब के साथ चल रहे हों। ये मेरी पहली गिरफ्तारी थी। कितनी अजीब थी ये गिरफ्तारी भी। ना हाथों में हथकड़ियाँ, चेहरे पर न मलाल, ना सिपाहियों की बेअदबियाँ। मैं कोतवाली में दाखिल हुआ तो सामने बने हुए कमरे के बरामदे में एक लहीम शहीम शख्स को बेचैनी से टहलते देखा। वो अंग्रेज ही था और उसके हमरा दूसरे अंग्रेज भी थे जिनसे वो कुछ बातें कर रहा था। मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये लंबा तड़ंगा शख्स ही जॉन विलियम है और इसके साथ ये पीटर और स्मिथ हैं। पीटर और स्मिथ में से एक बहुत पिस्ता कद और गठीले जिस्म का मालिक था। वो कद में जॉन विलियम का आधा था और जब जॉन विलियम के साथ चलता तो उसकी बमुश्किल कमर तक पहुंच पाता। अचानक जॉन विलियम की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने देखा कि मैं बड़ी शान बेनियाजी से कोतवाली में दाखिल हो रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे लोग अदब से चले आ रहे हैं, जिनमें माइकल भी है। अब मैं उससे चंद गज के फासले पर था। जॉन विलियम एकदम चीख पड़ा, माइकल, क्या मैंने इन अहमकों के साथ तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम इन्हीं के साथ बेवकूफ़ बन जाओ? तुमने इस खतरनाक मुजरिम को हथकड़ियाँ क्यों नहीं लगाई? मैं तुमसे जवाब तलब करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, उस छोटे कद के आदमी ने हाँ में हाँ मिलाई। तुम चुप रहो। विलियम पीटर पर उलट पड़ा। मैंने सोचा तो ये है पीटर, ये भी हरामजादा मालूम होता है, और दूसरा यकीनन स्मिथ है। माइकल अब सामने आकर थर थर कांप रहा था। वो सिर्फ इतना कह सका, सर मैं। दफा हो जाओ यहाँ से, विलियम धाड़ा। और तुम सुनो। विलियम ने एसपी और कोतवाल शहर को मुखातिब किया, और इसे हवालात में डाल दो। इस पर कड़ी निगरानी रखो, कोई इसे मिलने ना पाए। एसपी जरा झिझका, लेकिन विलियम की दूसरी फटकार पर वो बौखला गया और मेरी तरफ देखे बगैर उसने मेरा हाथ पकड़ा और सामने बनी हुई हवालात की तरफ चल दिया। मैं खामोशी से उसके साथ चल रहा था। हवालात के बाहर खड़े हुए सिपाही ने उसे सलूट किया और फौरन मेरे लिए हवालात का दरवाजा खोल दिया। जब एसपी मुझे हवालात में बंद कर रहा था, मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू बह बहकर उसके रुखसारों को नम कर रहे थे। वो रुंधे हुए गले से कह रहा था, मुर्शिद, मुझ गुनाहगार को माफ कर देना। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, तुम बेफिक्र रहो, हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे और तुम देखोगे कि इस मगरूर का सर हमारे कदमों में झुका होगा। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बगैर कुछ कहे वापस चला गया। मैंने हवालात का जायजा लिया।
एक बहुत छोटी सी कोठड़ी थी जिसमें सिर्फ एक आदमी लेट सकता था। बड़ी अजीब सी तंगी थी जो मुझे सख्त नागवार गुजरी, मगर हवालात का दरवाज़ा बंद हो चुका था और मैं दरवाजे की सुलाहों से लगा सामने देख रहा था, जहां अभी तक जॉन विलियम मौजूद थे और स्मिथ और पीटर से गुफ्तगू कर रहा था और कोतवाल शहर और एसपी के बराबर खड़ा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जॉन विलियम ने एसपी से कुछ कहा और अपने साथियों के हमरा कोतवाली से निकल गया। सिर्फ माइकल वहां रह गया। जॉन विलियम वगैरह के जाते ही एसपी और दूसरे अफसरान फौरन हवालात की तरफ आए और मुझे हवालात से निकालते हुए बोले, मुर्शिद, इस जहमत के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आइए आप हमारे साथ कमरे में बैठें। मैं उन सब के हमरा हवालात से निकलकर बड़े आरामदेह कमरे में आकर बैठ गया। मेरे वहां पहुंचते ही एसपी ने अपने मातहत को हुक्म दिया कि देखो, तुम अपने कुछ आदमी को कोतवाली आने वाले रास्तों पर सादा कपड़े में मुतय्यन कर दो। जैसे ही उस खबीस विलियम को इधर आना हुआ देखें तो हम में इतला कर दें। उसके साथ ही वो शख्स बाहर निकल गया जिसे एसपी ने मुखातिब किया था। एसपी ने मुझसे कहा, मुर्शिद, इस जालिम ने मिस्टर माइकल को अपने कमीशन से बाहर कर दिया है और फौरन दारुल हुकूमत जाने का कह दिया है। अब वो शाम को आने के लिए कह गया था। मुझे उसके इरादे खतरनाक मालूम होते हैं। वो कह रहा था कि वो तशद्दुद करके आपसे सब कुछ कबूल करवाएगा। हम सब का ख्याल है कि आप उसके यहाँ आने से पहले निकल जाएं। बाद में जो कुछ होगा हम सब भुगत लेंगे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हमें मुअत्तल कर दिया जाएगा। मैंने कहा, नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपनी वजह से तुम लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकता। ये मामला अब मेरा और उसका है, मैं भुगत लूंगा। तुम खामोशी से सब कुछ देखते जाओ। ये मेरा हुक्म है कि तुम इस मामले में कतई मुदाखलत नहीं करोगे। मगर इसके इरादे तो इस मर्तबा कोतवाले शहर ने कुछ कहना चाहा, मगर मैंने उसकी बात काट दी। कुछ नहीं होता, तुम लोग बस देखते रहो होता क्या है। वो कहने लगे, आप नहीं जानते, वो बहुत जालिम है। इस मर्तबा टूटी फूटी उर्दू में माइकल ने कहा, मिस्टर माइकल, मेरी ख्वाहिश है कि शाम तक तुम भी किसी बहाने रुक जाओ ताकि खुद अपनी आंखों से उनकी बेबसी का तमाशा देख सको। मैंने माइकल से कहा, यह नहीं होगा, वो हमको फौरन जान का हुक्म दिया है। अगर हम नहीं जाएगा तो खैर तुम्हारी मर्जी, बहरहाल सुन लो कि उसका क्या हाशर होगा। उसके बाद माइकल हमसे रुखसत होकर चला गया। उसे दारुल हुकूमत पहुंचना था। जाते वक्त उसने भी झुककर बिल्कुल एसपी की तरह मेरे हाथ चूमे और मैंने उसके सर पर हाथ फेरकर दुआ दी। ये सब लोग एक बड़ी कोठी में ठहराए गए थे और उस वक्त जॉन विलियम भी वहीं गया होगा। वो हवेली यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए आप इत्मीनान से बैठें, वो शाम से पहले यहाँ नहीं आएगा। कोतवाल ने कहा। फिर एसपी से बोला, खाने का वक्त करीब है, मैं घर से खाना मंगवा लेता हूँ। क्या ख्याल है, आप खाना खाए? वो उसकी जरूरत नहीं, आज हम तुम दोनों की दावत करेंगे। बोलो क्या खाओगे? मैंने दोनों की तरफ देखकर कहा। एसपी ने कहा, नहीं मुर्शिद, मैं अपने घर से खाना मंगवा लेता हूँ। आप अपने इस खादिम को भी खिदमत का मौका दीजिए। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मगर हमें तो बहुत जोर की भूख लगी है, क्या तुम 1 मिनट के अंदर खाना मंगवा सकते हो? मेरी बात सुनकर वो लाजवाब हो गया। कहने लगा, ये तो मुर्शिद बस आपके बस की बात है। उसने सर झुकाकर कहा, तो फिर हमारी दावत कबूल करो, इज्जत अफजाई है मुर्शिद की। मैंने हमजाद को बुलाया और उससे बेहतरीन खाना लाने को कहा और साथ ही मुझे शरारत सूझी। मैंने हमजाद से कहा, सुनो, अपने 30 मार खां जॉन विलियम और उसका हरामजादा साथी पीटर आज दोपहर का खाना ना खा सकें। स्मिथ को तुम माफ कर सकते हो। वो मेरा हुक्म सुनकर चला गया और फिर चंद लम्हों में हम तीनों के सामने बेहतरीन खाने चुने हुए थे। खाने वगैरह खाकर मैंने हमजाद को तलब किया और उससे जॉन विलियम का हाल मालूम किया और रुखसत कर दिया। मैं एसपी को बता रहा था, तुम्हारा शेर सख्त गुस्से में मुब्तला है। मुझे अभी भी मालूम पड़ा कि जैसे ही खानसामा ने उसके सामने खाना लगाया और उसने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, सालन की प्लेट खुद ब खुद उड़कर उसके साफ शफाफ कपड़ों पर उलट गई। यही हाल पीटर का हुआ। वो अपने मातहतों के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। वो सब साथ ही बैठकर खाना खा रहे थे। उसने फिर कपड़े बदले और दोबारा खाना खाने बैठ गया। इस मर्तबा खाने की प्लेट ने उसके चेहरे को निशाना बनाया। वो चीखने लगा था, उसकी आंखों में मिर्चें भर गईं। वो उस वक्त अपने बिस्तर पर भूखा पड़ा तड़प रहा था और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो दोबारा खाना खाने बैठे। अलबत्ता स्मिथ खाना खा चुका है और उसने विलियम को समझाया भी है कि वो मुझे रिहा कर दे, वरना इस तरह की मुसीबतों और अजाबों में मुब्तला रहेगा। मगर उसने स्मिथ को सख्ती से डांटा और कहा है कि शाम को वो मेरी खाल में बुस भरवा देगा। मैंने तफसील से तमाम बात एसपी और कोतवाल के बताई। उनके चेहरों से पता चलता कि उन्हें मेरी बात का पूरा यकीन है। मेरे इल्म में था कि हमसाद के नादीदा हाथों ने जॉन विलियम और पीटर की ये दुर्गत बनाई होगी, लेकिन मैंने हमजाद के बारे में एसपी और कोतवाल को कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ इतना जानते थे कि मेरे बस में चंद नादीदा पुरस्रार कुव्वतें हैं जिनके जरिए मैं जो चाहूं कर सकता हूं।
इन्हीं खुशगपियों में शाम हो गई। कुछ देर बाद ही एसपी के मातहतों ने इतला दी कि जॉन विलियम और उसके साथी कोतवाली की तरफ आ रहे हैं। मेरे ईमा पर एसपी ने मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने देखा कि जॉन विलियम आंधी तूफान की तरह कोतवाली में दाखिल हुआ। कोतवाल और एसपी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए, जो विलियम की इतला पाकर बरामदे में बैठे थे। जॉन विलियम ने आते ही मेज पर हाथ मार के कुछ कहा तो कोतवाल फौरन हवालात की तरफ दौड़ा और मुझसे बोला, हजूर वो सख्त गुस्से में है और उसने हुक्म दिया है कि आपको बरामदे के सामने वाले नीम के पेड़ के साथ बांध दिया जाए। मगर कुछ नहीं, वो तुम्हें जो हुक्म देता है उसके हुक्म की तामील करो, ये मेरा हुक्म है, मैंने सख्ती से कहा। कोतवाल मेरा अंदाज देखकर कांप गया। वो मेरी खफकी किसी तरह नहीं चाहता था। वो मुझे लेकर बरामदे के सामने आया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुझे पेड़ के तने से बांध दिया जाए। सिपाही महवे हैरत थे और सोच रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। अभी वो जिस शख्स का इतना एहतराम कर रहे थे उसकी ये दुर्गत बना रहे हैं। सिपाही पहले कुछ झिझके, लेकिन जॉन विलियम की एक ही फटकार ने जैसे उनके मुर्दा जिस्मों में जान डाल दी। उनके हाथ अब मशीनी तौर पर चल रहे थे। अब वो मुझे पेड़ के तने से बांध रहे थे। चमड़े का भीगा हुआ कोड़ा। विलियम धाड़ा। कुछ ही देर में 2 सिपाही एक कोड़ा उठाकर ला रहे थे। जैसे ही सिपाही मुझसे दूर हटे, जॉन विलियम एक कोड़ा उठाकर मेरी तरफ बढ़ा। अभी वो बरामदे से नीचे भी उतर न पाया था कि मैंने हमजाद को तलब किया और फिर लोगों ने जो कुछ देखा वो बहुत हैरत अंगेज था। जॉन विलियम मेरे पास आकर चीखा, मैं तेरी जिबान खुलवाना अच्छी तरह जानता हूँ। बता, तूने नवाब साहब की लड़की को अगवा कराया था? बोल, वरना मैं तेरी खाल उतरवा दूंगा। वो साफ उर्दू बोल रहा था और ये पहले ही से मेरे इल्म में था कि जॉन विलियम भी उन्हीं अंग्रेजों में से है जो रमूज़े हुकूमत में इस बात को भी ज़रूरी समझते हैं कि जिस जगह पर हुकूमत की जाए वहाँ की ज़ुबान भी अच्छी तरह आनी चाहिए। जाहिर है उस वक्त अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना रखा था, इसलिए वो यहाँ की ज़ुबान भी सीख रहे थे। मैंने एक नज़र जॉन विलियम को देखा जिसका हाथ मुझे कूड़ा मारने के लिए उठ चुका था, मगर इससे पहले कि कूड़ा मेरे जिस्म पर पड़ता, खुद ब खुद उसके हाथ से छूटकर बहुत जोर से पीटर के पेट पर लगा। वो अपना पेट पकड़कर बैठ गया। मैं देख रहा था कि हमजाद ने उसके हाथ से कोड़ा छीनकर पीटर को दे मारा और इससे पहले कि जॉन विलियम दोबारा कोड़ा उठाता, कोड़ा खुद ब खुद अपनी जगह से उठा, फिजा में लहराया और बहुत जोर से विलियम के लगा। विलियम चीख पड़ा, मगर अब कोड़ा बराबर उसके जिस्म को चाट रहा था। फिर लोगों ने देखा कि दूसरा कोड़ा भी पीटर पर बरसने लगा। जॉन विलियम और पीटर दोनों ही बुरी तरह चीख रहे थे। स्मिथ बाकी लोगों के साथ दूर खड़ा ये सब कुछ हैरत से देख रहा था। बहरहाल वो ये लोग समझ चुके थे कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी ही पुरस्रार कुव्वतों का करिश्मा है। अचानक पीटर भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर कोड़े उसका ताकुब करते रहे और फिर वापस आ गिरे। पीटर का रुख कोतवाली के सदर दरवाजे की तरफ था। जॉन विलियम ने जब पीटर को इस अजाब से बचकर भागते हुए देखा तो खुद भी उसी तरफ दौड़ पड़ा। एक मर्तबा घबराहट में अपने लिबास में पांव उलझा और वो ऊंधे मुंह गिर पड़ा। कोड़ा अब भी उसकी पीठ पर बरस रहा था। वो एकदम बिलबिला रहा था और चीखता हुआ कोतवाली से बाहर भाग रहा था। किसी को इतना होश नहीं था कि इस बात पर गौर करता कि जॉन विलियम और पीटर ही की क्यों पिटाई हो रही है, जबकि स्मिथ भी इस कमीशन का मेंबर था। सब लोग सहरज़दा खड़े थे जैसे उन्होंने कोई ख्वाब देखा हो। फिर इससे पहले कि कोई मुझे दरख्त से खोलता, हमजाद मुझ तक पहुंच गया और मेरी रस्सियां खोलने लगा। ये नज़ारा भी उन सब के लिए हैरत अंगेज था कि रस्सियां खुद ब खुद खुल रही थी। चंद ही लम्हों में मैं आज़ाद हो गया। बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर मैं एसपी और कोतवाली के करीब पहुंचा तो जैसे उन्हें होश आ गया। अभी मैं एसपी से कुछ कहने ही वाला था कि स्मिथ मेरे कदमों में गिर पड़ा। वो न जाने क्या कह रहा था। मैंने झुककर उसे उठाया और तसल्ली दी। हम तुमसे बहुत खुश हैं नेक बच्चे कि तुम्हारा दिल रोशन है। तुमने हम मुमकिन तौर पर इस शैतान को समझाने की कोशिश की। हमारे ऊपर सब कुछ रोशन है। अब तुमने इस बात का इबरतनाक अंजाम देख लिया। वो हमारे सामने एक हकीर कीड़े से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। मैंने बरामदे में पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बेशक मुर्शिद, कोतवाल ने कहा, लेकिन हम जानते हैं कि अभी उसे मुनासिब सजा नहीं मिली। हम जब चाहें यहाँ से जा सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। उस वक्त तक नहीं जब तक वो शैतान खुद हमारे कदमों पर गिरकर हमसे माफी न मांगे। अगर हम यहाँ से खुद चले गए तो हम जानते हैं कि वो अपना गुस्सा तुम लोगों पर उतारेगा, जो हम नहीं चाहते। फिर क्या हुक्म है मुर्शिद? इस मर्तबा एसपी ने कहा। हम यहीं कोतवाली में रहेंगे जब तक वो दोबारा ना आए। जो आपका हुक्म हो। मैं आपके लिए बिस्तर वगैरह लगाए देता हूँ। आप यहीं मेरे कमरे में आराम फरमाएं। कोतवाल बोला। नहीं, बिस्तर रहने दो। हमें सिर्फ अपने ही बिस्तर पर आराम की नींद आती है। वो हम जरूर मंगवा लेंगे। वैसे आज रात तुम जॉन विलियम और पीटर का हशर देख लेना, तो छुप कर इस हवेली में दाखिल हो जाओ जहां वो लोग ठहरे हुए हैं। मैंने मैनी खेज मुस्कुराहट के साथ एसपी की तरफ देखते हुए कहा।
और दूसरी सुबह एसपी कोतवाल को गुजरे हुए वाकयात सुना रहा था और मैं खामोशी से सब सुन रहा था, इसलिए कि मेरे इल्म में तो था कि रात फिर हमजाद ने विलियम और पीटर को तंग किया था और उन्हें सोने नहीं दिया। एसपी कह रहा था उस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। जॉन विलियम का लैंप मद्धम मद्धम जल रहा था। शायद उसने सोने से पहले लैंप की लौ नीची कर दी थी। पहलू की खिड़की किसी कदर खुली हुई थी, जिससे लगा हुआ मैं खामोशी के साथ अंदर देख रहा था। विलियम को अपने बिस्तर पर सोते हुए मेरे साथ उस वक्त स्मिथ भी खामोशी से खड़ा था। अचानक मैंने किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। आवाज विलियम के कमरे से आ रही थी। मैंने देखा विलियम उसी तरह बेखबर सो रहा था। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? मैं अभी सोच ही रहा था कि किसी की चीख और सिसकारी की आवाज सुनाई दी। मैंने घबराकर फिर कमरे में देखा। चीख की आवाज से विलियम भी जाग गया। वो कमरे की छत को देख रहा था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब जो मेरी नजर ऊपर उठी तो मुझे भी एकदम चक्कर आ गया। वो मंजर इतना ही हैरत अंगेज था। छत के साथ फिजा में पीटर उल्टा लटका हुआ था, बल्कि लटका हुआ कहना भी गलत है, फिजा में मौलिक था। वो एन विलियम के बिस्तर के ऊपर मौलिक था। उस वक्त उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उस विलियम के बिस्तर पर गिर रहे थे। फिर न जाने क्या हुआ कि एकदम जोर जोर से हंसने लगा। ये सूरत हाल बड़ी मज़ाक का खेज थी। पीटर लगातार हंस रहा था, जैसे उसे कोई गुदगुदी कर रहा हो। अब उसे हंसते देखकर शायद विलियम की कुछ हिम्मत बंधी। वो सख्ती से बोला, पीटर क्या हो गया तुझे? उसकी आवाज से मैंने महसूस किया कि वो डरा है। पीटर अब भी हंस रहा था और हंसे जा रहा था। उसने विलियम की बात का कोई जवाब न दिया। ऐसा लगता जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर हंसी रोक ना सकता हो। फिर एकदम रोने लगा, चीखने लगा, बचाओ बचाओ। इसके साथ ही वो जॉन विलियम को फौहश गालियां देने लगा, जिसकी वजह से वो इस अजाब में मुब्तला हुआ था। फिर वो बेबसी से फिजा में हाथ पांव मारने लगा और किसी नादीदा ताकत से माफी मांगने लगा। उसके साथ वो फिजा से एकदम विलियम पर गिर पड़ा। वो सर के बल गिरा। नीचे बिस्तर था, वरना उसके सर के 2 हिस्से हो जाते। जैसे ही पीटर नीचे गिरा, जॉन विलियम उछल पड़ा और अचानक उसने पीटर पर घोंसों की बारिश कर दी। पीटर पिट रहा था और उसे गालियां बक रहा था, इसलिए कि जिस्मानी तौर पर वो विलियम से कमजोर था और सिर्फ गालियां ही दे सकता था। फिर न जाने क्या हुआ कि जिस पलंग पर दोनों मौजूद थे एकदम उलट गया। अब वो दोनों जमीन पर पड़े हुए थे और पलंग ऊंधा पड़ा था। लेकिन अब विलियम की बारी थी। मैं और स्मिथ बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक सके थे जब हमने देखा कि विलियम छत के साथ फिजा में बेबसी से हंस रहा था और पीटर नीचे खड़ा उसे चिढ़ा रहा था। गर्ज के सारी रात यही तमाशा चलता रहा। एसपी ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि वो दोनों इस वक्त सो रहे होंगे, इसलिए कि रात उनकी बड़ी मुश्किल से गुजरी और अब शायद वो 11 बजे तक ही लौटेंगे। यकीनन जॉन विलियम के नाम दारुल हुकूमत से एक पैगाम भी आया है। वो यहाँ आ जाए तो उसे दिया जाए, अगर वहीं भिजवाए। कोतवाल अभी ये कह रहा था कि इंस्पेक्टर ने इतला दी कि जॉन विलियम आ रहा है और साथ में पीटर और स्मिथ भी हैं। मैंने फौरन कहा, तुम लोग मुझे हवालात में उसी तरह बंद कर दो। मुझे फिर हवालात में बंद कर दिया गया और अभी कोतवाल बरामदे तक ही पहुंचा था कि मैंने जॉन विलियम को देख लिया। वो लोग कोतवाली के सदर दरवाजे से दाखिल हो रहे थे। मैंने दूर से देखा कि जॉन विलियम का चेहरा सुता हुआ है और आंखें सुर्ख हैं। ना तो वो ठीक से सोया और ना ही कल से उसे खाना नसीब हुआ था। मैंने खाना और नींद दोनों उससे छीन लिए। मैंने हमजाद को बुलाकर हुक्म दिया कि जॉन विलियम और पीटर कुछ खा ना पाएं और ना ही सो सकें। कल रात भी विलियम सोया नहीं, बल्कि उस पर नींद बेहोशी तारी हो गई थी, जिसे एसपी ने समझा कि शायद नींद है। भूख, बेख्वाबी और जिस्मानी अजियत के सामने अच्छे ठीक हो जाते हैं, मगर वो जालिम भी जॉन विलियम था, शैतान, जिद्दी और खुदसर। वो बरामदे में आकर बैठा तो मुझे उसके तेवरों से अंदाजा हुआ कि वो कोई खतरनाक इरादा रखता है। उसने आते ही सबसे पहले वो खत पढ़ा जो दारुल हुकूमत से उसके नाम आया था। फिर कुछ देर बैठा हुआ न जाने क्या सोचता रहा। खत उसके सामने खुला पड़ा था। यकीनन ये कोई अहम खत है जिसने इस शैतान को परेशान कर दिया है। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। कोतवाली में सन्नाटा था, जिसे सबको सांप सूंघ गया हो। एसपी और कोतवाल एक तरफ पड़ी कुर्सियों पर खामोशी से बैठे थे। स्मिथ और पीटर जॉन विलियम के सामने मेज के दूसरी तरफ बैठे थे। मैंने हमजाद को बुलाया और उसे खत का मजमून मालूम करने को कहा। उसने मुझे बताया कि खत गवर्नर साहब का है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नवाब साहब हुकूमत पर जोर डाल रहे हैं कि मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए और हुकूमत हर हाल में नवाब साहब को खुश रखना चाहती है, इसलिए फौरन मुजरिम को गिरफ्तार करके दारुल हुकूमत पहुंचा दिया जाए। किसी तफ्तीश की जरूरत नहीं। मैंने देखा कि उसने कुछ लिखने के लिए कलम उठाया। जाहिर है कि वो अहकामात सादर करने वाला था कि मुझे अब जेल में डाल दिया जाए। मैंने हमजाद को तलब करके हुक्म दिया कि उसे रोक दो, ये कुछ भी न लिखने पाए
और किसी तरह मजबूर कर दो कि हमारे सामने झुक जाए। हमजाद ने बताया कि अभी वो सिर्फ मुजरिम शेख करामत ही लिख पाया है। दूसरे ही लम्हे हमजाद उस तक पहुंच गया। कलम उसके हाथ में था और आगे कुछ लिखना चाहता था, मगर किसी नादीदा हाथ ने उसे रोक दिया था। वो आगे एक लफ्ज भी नहीं लिख सका था। उसने झिंझिलाकर अपने हाथों को झटका दिया और फिर लिखना चाहा, मगर कलम रुक गया। मैंने देखा उसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां रक्स करने लगीं। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और एक लम्हे के लिए उसकी नजरें मुझसे मिल गईं। न जाने क्या हुआ कि उसकी गर्दन इसी तरह मुड़ी की मुड़ी रह गई। वो घबरा कर खड़ा हुआ, कलम मेज पर फेंक दिया। स्मिथ और पीटर उसकी हालत देख रहे थे। वो बहुत वहशत ज़दा लग रहा था। अचानक पीटर बोला, सर जल्दी से ऑर्डर देकर चलिए, मुझे यहाँ डर लग रहा है, इसे जेल भेज दीजिए ताकि। लेकिन वो अपना जुमला पूरा नहीं कर पाया था कि एकदम चीख पड़ा और बाकी लोग भी खौफजदा नजर आने लगे। वो समझ चुके थे कि खेल शुरू हो चुका है। हुआ ये कि मेज पर पड़ा हुआ लकड़ी का रोल खुद ब खुद उठकर बहुत जोर से पीटर के सर पर पड़ा और अभी वो लोग संभलने न पाए थे कि उनकी आंखों ने एक और हैरत अंगेज मंजर देखा। कलम खुद ब खुद कलमदान से उठा और कागज पर कुछ लिखने लगा। जॉन विलियम ने हैरत से वो तहरीर पढ़ी। कागज पर लिखा था, तुम नादान और हकीर कीड़े हमारी पुरस्रार कुव्वतों से टकराने की कोशिश कर रहे हो। इसमें सिवाय जिल्लत और रसवाई के और कुछ ना हासिल करोगे। इससे पहले कि हम तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दें, तुम अपनी शिकस्त मान लो और सुनो, हमें कैद नहीं कर रख सकते। हम जब चाहें आजाद हो सकते हैं। रोक सकते हो तो रोक लो कलम। कलमदान में कलम वापस आ गया और अब एक दूसरा मंजर जॉन विलियम की खौफजदा आंखों ने देखा। मेज पर चाबी का गुच्छा पड़ा था जिसमें हवालात की चाबी भी थी। गुच्छा एकदम अचानक मेज से हवा में बुलंद हुआ और तैरता हुआ हवालात की तरफ बढ़ने लगा। सबकी निगाहें गुच्छे पर जमी थी। गुच्छा हवालात के दरवाजे पर आकर फिजा में मौलिक हो गया। हवालात के दरवाजे पर मुतय्यन सिपाही चीख कर बेहोश होकर गिर गए और फिर गुच्छे से एक चाबी निकलकर हवालात के बड़े ताबले में दाखिल होकर घूम गई। हवालात का ताला खुल चुका था। फिर चंद ही लम्हे में हवालात का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और मैं बाहर आ गया और बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। बावकार अंदाज में जा रहा था जहां विलियम बैठा था। वो सब जैसे पत्थर हो गए। वो एक टिक मुझे घूरे जा रहे थे। मैंने अपने पीछे हवालात का दरवाजा बंद होने और फिर ताला लगने की आवाज सुनी। अब गुच्छा मुझसे आगे फिजा में तैरता हुआ बरामदे की तरफ बढ़ रहा था। सिर्फ मैं हमजाद की हरकत देख सकता था। हमजाद गुच्छा मेज पर रखकर न जाने क्यों एक जोर का तमाचा पीटर के सुर्ख गाल पर जड़ गया, जिसकी आवाज से विलियम उछल पड़ा। पीटर अपना गाल सहलाने लगा। मैं अब बरामदे की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। मैं जैसे ही बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, पीटर एकदम अपनी कुर्सी छोड़कर उठा और मेरे कदमों पर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया। वो थर-थर कांप रहा था, जैसे बहुत जोर की सर्दी लग रही हो। जॉन विलियम को भी अचानक न जाने क्या हुआ कि अपनी जगह से उठकर उसने मेरा दामन पकड़ा और जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोंदे हुए गले से कह रहा था कि मैं आपसे हार गया। आप यकीनन बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैंने आपको समझने में गलती की। मैं उस वक्त तक आपका दामन नहीं छोड़ सकता जब तक आप मुझे माफ न कर दें। वो ज़ारों के तार रो रहा था। हालात बदल चुके थे। गरूर का सर नीचा हो गया था। मैंने जॉन विलियम के सर पर हाथ रखकर कहा, उठो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें माफ किया। और उस जुमले के अदा होते ही उसके चेहरे पर जिंदगी लौट आई। वो खुशी से मेरे सीने के साथ लिपट गया। इसने जिद करके मुझे अपनी कुर्सी पर बिठाया और खुद सामने बैठ गया। अब एसपी और कोतवाल भी अपनी कुर्सियां खिसकाकर करीब आ गए। मैंने कल से तुम दोनों पर खाना और नींद बंद कर दी थी। मैं जानता हूं तुम दोनों को सख्त भूख लगी होगी। बोलो क्या खाओगे? मैंने जॉन विलियम और पीटर की तरफ देखकर कहा। उनके सर शर्म से झुक गए। वो कुछ ना बोले। फिर आने वाले चंद लम्हों में उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। उनके लिए ये मंजर कतई नया था। मैं तरह तरह के खाने हमजाद से लेकर मेज पर चुन रहा था। कुछ ही देर में फिजा दोस्ताना हो गई। सब लोग बैठे बेहतरीन खाना खा रहे थे। उनमें कोतवाल और एसपी भी शामिल थे। दोपहर से कुछ पहले मैं कोतवाली से रुखसत हुआ। मैं इस तमाम हंगामे से किसी कदर थका हुआ था, इसलिए कि जो नींद अपने घर आती है वो कहीं और नहीं आती। मैं अपने हवेली नुमा महल पहुंचकर दोपहर का खाना खाकर सो गया और मगरिब के बाद तक सोता रहा। फिर नहा धोकर अपने फटन पर शहर की सैर को निकला। जब वापस हुआ तो 9 बजे का वक्त होगा। गुज़श्ता रात मेरी आगोश खाली रही थी। मुझे अभी से अंगड़ाइयां आ रही थी। किसी जिस्म का इंतजार था, कोई हसीन जिस्म मेरी रूह की प्यास बुझा सके। मेरे जहन में इस वक्त के सिवाय किसी हसीन बदन की ख्वाहिश के और कुछ नहीं था। जैसे तैसे रात के 12 बजे मैं अपने बिस्तर पर पड़ा करवटें बदल रहा था। 12 बजते ही मैंने हमजाद को तलब किया और अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी। उसने चंद ही लम्हों में मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करते हुए कहा, ये लीजिए आका। और आइंदा चंद लम्हों में इस तरह गुम था कि मुझे कुछ देर इस बात पर यकीन ही नहीं आया कि कोई जोर जोर से मेरे कमरे का दरवाजा पीट रहा है।
कौन हो सकता है, मैंने सोचा। इस वक्त सुबह के तकरीबन 4 बजे होंगे। जाहिर है कि इस वक्त दरवाजे के पीटे जाने से मेरा खून खोल गया होगा। मैंने एकदम दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मेरा सारा गुस्सा एक लम्हे में पानी हो गया और सूरत हाल की नज़ाकत ने मेरे औसान खता कर दिए। मेरे जहन में अचानक ख्याल आया नवाब के गुंडे। वो 15 तंदुरुस्त और तवाना गुंडे थे जिनके हाथों में लाठियां, छुरियां और तलवारें थीं। वो दंदनाते हुए कमरे में घुस पड़े। उनके चेहरों पर ढाटे बंधे हुए थे। अभी मैं संभल भी न पाया था कि उनमें से एक ने अपनी लाठी से मुझ पर हमला कर दिया। मैंने झुकाई दी और लाठी मेरे कंधे से फिसलती हुई जमीन पर गिरी, मगर उसी वक्त दूसरी लाठी मेरे दूसरे कंधे पर पड़ी और मेरे मुंह से एक तवील चीख निकल गई। मैं चीखा, हमजाद बचाओ मुझे, मेरे हमजाद बचाओ। मगर जाहिर है मेरा चीखना चिल्लाना बेकार था। उस वक्त हमजाद मेरी किसी तरह मदद नहीं कर सकता था क्योंकि मैं नापाक था। मेरे और हमजाद के दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि मैं उसे हमेशा पाक होने की सूरत में बुला सकता था, लेकिन उस वक्त मुझे इतना होश कहाँ था। मुझे तो अपनी जान बचाने की फिक्र थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए।